हिंदी कहानी कैसा ये प्यार है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम मिताली है। मैं 25 वर्ष की एक इंजीनियर लड़की हूँ। आज मेरे घर में सुबह से ही शहनाइयों की मधुर धुन गूंजने लगी थी। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं और ननिहाल से सभी लोग आ चुके थे। घर में बहुत ही हंसी खुशी का माहौल था। एक तरफ शादी की रस्में शुरू हो गई थीं और वहीं कुछ औरतें ढोलक लेकर विवाह के गीत गाने और बजाने तथा हंसी ठिठोली करने में मगन थीं। बच्चे उधम मचा रहे थे और लड़कियां डांस करती हुई चहक रही थीं। आज मेरे घर से ही मेरी मौसी की बेटी की शादी हो रही थी, लेकिन इन सब में बस मैं ही उदास थी। किसी चीज में मेरा मन नहीं लग रहा था और बार बार किसी कोने में जाकर मैं बैठ जाती थी। लोग मुझे बुलाते, उनके बीच जाती, थोड़ी देर बनावटी हंसी के साथ अपनी उपस्थिति दिखाकर फिर दूसरी तरफ चली जाती। तब तक अनिरुद्ध का फोन फिर से आ गया। वह मुझसे कह रहा था, मिताली, यही उचित समय है। घर में सबके सामने मेरे और अपने प्यार की बात बता दो। मैंने कहा, अनिरुद्ध, मेरी मौसी की बेटी की शादी है। तुम जानते हो कि पापा मम्मी और छोटे भाई के सामने जब मेरे प्यार की बात आएगी तो घर का माहौल पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। शादी का घर है, मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहती। उसने कहा, आखिर तुम्हारी कजिन की भी तो लव मैरिज हो रही है। तुम्हारे ननिहाल वाले तुम्हारा साथ देंगे। पापा और भाई शांत हो जाएंगे। यही मौका है। मैंने कहा, अनिरुद्ध, यह सब इतना आसान नहीं है। अनिरुद्ध ने कहा कि मेरे लिए भी यह सब आसान नहीं था, लेकिन मैंने समझा लिया ना अपने घर वालों को। उन लोगों को शादी की जल्दी है। मैं उन लोगों के ऊपर और दबाव नहीं डाल सकता। मिताली, तुम तो जानती हो कि मेरी माँ की तबीयत खराब है। उनकी इच्छा है कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। मैं 10-15 दिन की छुट्टी में आने वाला हूँ और इसी में कोई ना कोई फैसला करना होगा। प्लीज मिताली, घबराओ मत, हिम्मत से काम लो। मैं तुम्हारे साथ हूं ना। तुम कहो तो मैं आता हूँ, सबसे बात कर लूंगा। मैंने कहा कि नहीं नहीं अनिरुद्ध, प्लीज ऐसा मत करना। पापा तुमसे अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। वह मेरी हिम्मत बढ़ाता रहा। मिताली, इस तरह से कमजोर मत बनो। तुम इतनी साहसी और समझदार लड़की हो। मुझे विश्वास है कि तुम सबको मना लोगी। मैं रोने लगी। किसी के आने की आहट से मैंने फोन काट दिया। मैं अपने ख्यालों में खो गई। कौन कब आया, कौन गया, मुझे कुछ होश नहीं था। अनिरुद्ध और मैं एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे। हम दोनों एक ही स्कूल में और एक ही कक्षा में पढ़ते थे। मुझे आज भी याद है, दोनों ही बचपन से खेल में बहुत अच्छे थे। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती थी तो एक बार हमारे स्कूल में सालाना खेल कूद प्रतियोगिताएं चल रही थी। मैंने रेस में भाग लिया था। मेरे स्कूल में दौड़ में मुझे कोई नहीं हरा सकता था। मैं दौड़ लगा रही थी और लड़के पीछे से जोर जोर से चिल्लाकर मेरा ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक मैं जोर से गिर पड़ी। मेरे कपड़े और मैं पूरी तरह से मिट्टी में सन गए। तब तक अनिरुद्ध दौड़कर मेरे पास आ गया और मुझे सहारा देकर उठाने लगा। मैं एक भावुक लड़की थी, जल्दी से रोने लगती थी, जबकि अनिरुद्ध बहुत ही हंसमुख और थोड़ा शरारती लड़का था। उसका हाथ झटक कर मैं रोते हुए बोली, हटो यहाँ से। तुम लोगों के कारण आज मैं हार गई और मुझे इतनी चोट भी लग गई। अनिरुद्ध ने कहा, मिताली, बहुत छोटी बात है। खिलाड़ी हो तो यह सब चीज आपको सहनी पड़ेगी। यह थी मेरी और अनिरुद्ध की खेल और कक्षा से हटकर पहली मुलाकात। मुझे पानी पिलाने के बाद उसने हंसते हुए हाथ बढ़ाया और बोला, फ्रेंड्स। मेरी सहमति पाकर वह मुस्कुराने लगा। मैंने भी अपना हाथ बढ़ा दिया। इस तरह से हम एक अच्छे दोस्त बन गए। हमारा एक ग्रुप बन गया जिसमें हम सभी एक साथ खेलते, साथ साथ स्कूल आते जाते। कभी कभी अनिरुद्ध मेरे घर भी आता, लेकिन जाने क्यों मेरे पापा और मेरा छोटा भाई उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते।
जबकि मेरी मम्मी और मेरे बड़े भैया को उसके घर आने में कोई दिक्कत नहीं थी। वह उससे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा और हमारी दोस्ती रिश्ते में ढलने लगी। 12वीं तक आते आते हम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कोमल भावनाएं जन्म ले चुकी थीं। हमारी कोशिश होती कि कुछ देर हम अकेले में बात करें। हम दोनों साथ कोचिंग जाते। हम दोनों का बचपन से एक ही लक्ष्य था, आर्मी ऑफिसर बनने का। उसी के हिसाब से हम शुरू से ही अपनी तैयारी कर रहे थे। 12वीं के बाद मेरे पापा ने मेरा एडमिशन दिल्ली के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में करा दिया। मेरे आर्मी ऑफिसर बनने के पक्ष में मेरे पापा बिल्कुल नहीं थे। अनिरुद्ध ने दिल्ली में ही पीएससी में एडमिशन ले लिया। हम दोनों अलग अलग कमरा लेकर रहने लगे, लेकिन अब भी हम दोनों एसएसबी की तैयारी एक ही कोचिंग सेंटर पर और एक ही बैच में कर रहे थे। इस तरह से हमें अधिक समय साथ बिताने को मिल रहा था। मुझे याद है, वैलेंटाइन डे का वह दिन, पहली बार अनिरुद्ध मेरे रूम पर सुबह सुबह गुलाब और चॉकलेट लेकर आ गया। पहली बार वह एक प्रेमी की तरह मेरे पास आया था, तो मैं थोड़ा शर्मा गई। इससे पहले इस तरह से उसने मुझसे व्यवहार कभी नहीं किया था। बस हम साथ पढ़ते थे और अपनी भविष्य की प्लानिंग किया करते थे। दूर से ही उसने अपनी बाहें फैला दी। मैं भी अपने आप को रोक न सकी और उसकी बाहों में समा गई। उसने बड़े प्यार से मेरी आंखों में झांकते हुए मुझे किस करने की इजाजत मांगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। वह मुस्कराया और मुझे चॉकलेट और फूल देकर उसने मेरे गालों पर किस कर लिया। इस तरह का एहसास मुझे पहली बार हुआ था। मेरा दिल धड़क उठा। अनिरुद्ध ने मुझे चूम लिया और मैं शर्मा कर कमरे से बाहर चली गई। अब हम एक दूसरे को और अधिक अपने दिल के करीब महसूस करते। हमारा प्रेम और गहरा होने लगा। मैं बहुत सी चीजों के लिए अनिरुद्ध के ऊपर आश्रित रहती थी और मेरा हर काम वह पूरा कर देता था। कुछ समय बाद हमारी परीक्षाएं हो गईं। हम दोनों ने लिखित परीक्षा पास कर ली। हम बहुत खुश थे और पूरा दिन हम घूमते फिरते रहे। लेकिन जिंदगी के रास्ते दोस्तों इतने खुशहाल और आसान नहीं होते हैं। अगर खुशियां आती हैं तो दुख के कांटे भी राह में बिछे होते हैं। हमें उन्हें भी तो समेटना होता है। हमारा मेडिकल टेस्ट हुआ, जिसमें अनिरुद्ध तो पास हो गया, लेकिन हाई पावर चश्मा लगाने की वजह से मैं फेल हो गई। उस दिन मेरे साथ साथ अनिरुद्ध भी बहुत रोया, क्योंकि अब हमारा हर दिन का साथ छूट रहा था। पूरे समय मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर, मेरा सिर अपने कंधे से टिकाकर मुझे सहारा देता रहा। जिस दिन अनिरुद्ध ट्रेनिंग के लिए जा रहा था, उसने एक पल के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। पूरे समय वह मेरे साथ रहा। रात 12 बजे उसकी फ्लाइट थी, तो उसने कहा कि मैं थोड़ी देर यहीं आराम कर लेता हूँ। मैं उसके गले से रखकर रोने लगी। मैंने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसके दूर जाने का डर मुझे बुरी तरह से विचलित कर रहा था। आने वाले विरह की आग हमें व्यथित कर रही थी। हम एक दूसरे के हो चुके थे। हमारा रिश्ता और गहरा हो गया था और हम यह जान चुके थे कि अब दुनिया की कोई ताकत हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। वह चला गया। मैं आगे की पढ़ाई पूरी कर रही थी। अनिरुद्ध खाली होता तो हम बड़ी देर तक वीडियो कॉल पर बातें करते, कभी हंसते कभी रोते। समय पंख लगाकर उड़ चला। उसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई और उसकी पहली पोस्टिंग असम में आ गई। वह मुझसे मिलने सबसे पहले दिल्ली आया। इतने दिन बाद उसे अपने पास पाकर मैं उससे लिपटकर बहुत रोई। 2 दिन तक हम एक दूसरे में डूबे रहे। हमें दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। इस समय ऐसा ही होता है, तो प्रेम करने वालों को अपने अलावा कोई नाते रिश्ते दिखाई नहीं देते। हम साथ साथ अपने शहर वापस आ गए। अनिरुद्ध और मैं रोज मिलते थे। अनिरुद्ध ने मुझे बताया कि 4 बहनों में मैं चौथे नंबर का भाई हूँ। मेरी 3 बड़ी बहनें शादीशुदा हैं और एक मुझसे छोटी बहन है, जिसकी अभी शादी नहीं हुई। मेरी मम्मी को कैंसर है
और वह डायलिसिस पर रहती हैं। वह चाहती हैं कि उनको कुछ हो जाए, उससे पहले वह मेरी शादी देख लें। अनिरुद्ध ने अपने घर में अपने प्यार के विषय में सब बता दिया था। यह भी कह दिया था कि मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। उसके पापा और बहनों ने बहुत ज्यादा विरोध किया। मम्मी बहुत रोने लगी, लेकिन अंत में उसकी खुशी के लिए परिवार वालों ने हमारा रिश्ता मंजूर कर लिया। अनिरुद्ध ने बताया, मिताली, हमें बहुत जल्दी शादी करनी होगी और तुम अपने घर वालों से बात करो। मैंने उसे आश्वासन दिया कि मैं बात कर लूंगी। उसकी छुट्टियां पूरी हुईं और वह असम चला गया। मैं अपनी मौसी की बेटी की शादी के लिए घर ही रुक गई। मैं अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तब तक मेरे छोटे भाई ने आकर कहा, मिताली, ऊपर के मंजिल में पर तुम्हें पापा मम्मी बुला रहे हैं। मैं भाई के साथ चली गई। मेरे पापा ने पूछा, क्या बात है बेटा, तुम शादी एंजॉय नहीं कर रही हो? कोई परेशानी तो नहीं है? तुम इस तरह से कमरा बंद करके अकेली क्यों बैठी रहती हो? मम्मी ने कहा, शायद इसकी तबीयत खराब हो, मैं बात करती हूँ। पापा ने कहा, सारे रिश्तेदार इकट्ठा हैं, वह लोग क्या कहेंगे? अब मैंने सोचा, पापा मम्मी से बात करने का यही सबसे उचित समय है। मैंने मम्मी से कहा कि आप लोग प्लीज यहाँ बैठिए, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। मैंने अपने और अनिरुद्ध के प्रेम के विषय में पूरी बात उन्हें बता दी। साथ ही यह भी बता दिया कि वह यहीं का रहने वाला है। जब मेरे पापा को यह पता चला कि लड़का मेरी हैसियत का नहीं है और उसके पापा कोई छोटी मोटी नौकरी करते हैं, पापा का गुस्सा सातवें आसमान पर था। छोटा भाई भी पापा के सुर में सुर मिला रहा था। दोनों मेरे ऊपर चिल्लाने लगे। मम्मी मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। पूरा कोहराम मच गया। मैं बहुत ही भावुक लड़की हूँ, लेकिन साथ में मैं बहुत जिद्दी और दृढ़ निश्चय वाली भी हूँ। किसी भी हालत में मैं अनिरुद्ध को नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि उससे मेरा दिल का रिश्ता था। मैंने पापा को बता दिया, चाहे जो हो जाए, मैं अनिरुद्ध के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। पापा मेरी कोई भी बात सुनने को राजी नहीं थे। छोटा भाई अलग चिल्ला रहा था और मम्मी सबको समझाते हुए कह रही थी कि अभी घर में इतने मेहमान आए हैं, प्लीज तुम लोग धैर्य से काम लो, हम बाद में इस विषय पर बात कर लेंगे। बड़ा रोना धोना हुआ। थोड़ी देर में मौसी मम्मी को पूछते हुए ऊपर आई और बोली कि दीदी, मैं बड़ी देर से आप लोगों को खोज रही थी। हमारे चेहरे देखकर मौसी को कुछ चिंता हुई। उन्होंने कहा, क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? मौसी को जब यह बात पता चली तो उन्होंने दोनों मामा को भी फोन करके ऊपर बुला लिया। मेरी मौसी और एक मामा तो मुझे सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन एक मामा पूरी तरह से पापा और भाई की बात से सहमत थे। उन्होंने कहा कि बेटा, रिश्ता हमेशा बराबरी वालों में होना चाहिए। अभी तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बाद में तुम बहुत पछताओगे। मम्मी ने कहा कि इस तरह से घर का माहौल मत बिगाड़ो और हंसी खुशी अपनी छोटी बहन की शादी हो जाने दो। मेरी मौसी की लड़की की शादी संपन्न हो गई। सारे मेहमान वापस चले गए, लेकिन मेरे घर में पूरी तरह से तूफान आया हुआ था। मैंने फोन करके मुंबई से अपने बड़े भैया को बुला लिया था। वह मुझे बहुत प्यार करते थे। बहुत ही सुलझे हुए और समझदार इंसान थे। अनिरुद्ध को उन्होंने बचपन से देखा था। भैया ने पापा को समझाया, जिस पद पर अनिरुद्ध है वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। पापा, पुरानी सोच छोड़िए। अनिरुद्ध समझदार लड़का है। वह मिताली को बहुत खुश रखेगा। आपको अपनी बेटी से उसकी खुशियां नहीं छीननी चाहिए। जब मिताली आपका इतना मान रख रही है, तो आपको भी उसकी पसंद का सम्मान करना चाहिए। बहुत दिनों से के संघर्ष और वाद विवाद के बाद हमारी शादी तय हुई, लेकिन पापा की और छोटे भाई की यह शर्त थी कि वह शादी में उपस्थित तो रहेंगे, लेकिन किसी भी रस्म का हिस्सा नहीं बनेंगे। एक छोटे से फंक्शन में मेरी सगाई हो गई, जिसमें मेरी तरफ से बस मेरी मम्मी शामिल हुई थी। एक दिन मेरी होने वाली सासू माँ का फोन मेरे पास आया। उन्होंने मुझसे मुझे मिलने के लिए एक मंदिर में बुलाया था। मैं जब वहां पहुंची तो उनके साथ मेरी सबसे बड़ी ननद भी आई थी। उन्होंने कहा कि मिताली, मैं तुम्हारी हम उम्र हूं, इसलिए मुझे लगता है
कि तुम मेरी बात समझ पाओगे। तुम्हारे बारे में अनिरुद्ध तो कुछ कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन मैं तुमसे यही कहना चाहूँगी, मेरे और तुम्हारे घर का रहन-सहन बिल्कुल अलग है। अभी तो तुम्हें सब अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में तुमको हमारे घर में बहुत सी कमियाँ नज़र आने लगेंगी। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, इस तरह से शादी होती है तो लड़की एडजस्ट नहीं कर पाती और आगे चलकर रिश्ता टूट जाता है। उन लोगों की बात सुनकर मैं बहुत दुखी हुई, मेरी आँखों में आँसू आ गए। कैसे लोग हैं, पहली बार की मुलाकात में ही उन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया। मुझसे इस तरह की बात उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि अनिरुद्ध का स्टेटस अब हमसे ऊँचा है। मैं और अनिरुद्ध एक-दूसरे को इतना प्रेम करते हैं कि एक-दूसरे को उसकी सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ अपनाया है। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी देर तक वह लोग बहुत ऊंच-नीच समझाते रहे। मुझे बुरा तो बहुत लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं चुपचाप उनकी सारी बातें सुनती रही। इस घटना के बारे में मैंने अनिरुद्ध से कुछ नहीं बताया। हमारी शादी का दिन आ गया। मैं दुल्हन बनी अपने अनिरुद्ध की प्रतीक्षा कर रही थी। अनिरुद्ध पूरी शानो शौकत से बारात लेकर मुझे लेने आया। बारात की अगवानी से लेकर द्वार पूजा, वरमाला और कन्यादान की किसी भी चीज में मेरे पापा और मेरा छोटा भाई शामिल नहीं हुए। यहाँ तक कि मेरे पापा ने मेरे ससुर जी से कोई बात नहीं की। जो रस्में मेरे पापा को निभानी थी, वह सब मेरे बड़े भैया निभा रहे थे। मेरे भैया और मम्मी ने मिलकर मेरा कन्यादान किया। मैं जानती थी कि यह सब बातें मेरे ससुराल वालों को बहुत बुरी लग रही होंगी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी। मेरी विदाई के समय पर भी वह दोनों नहीं आए। मैं रोती बिलखती हुई ससुराल चली गई। अब बारी मेरे ससुराल वालों की थी। मेरी सासू माँ मेरी आरती उतारने नहीं आईं। यह रस्म अनिरुद्ध की बड़ी बहन ने पूरी की। मुझे बहुत तकलीफ हुई। जब रस्में होने लगीं, तो बात-बात पर मेरी नंदें मुझे ताना मारती रहीं कि शादी में मेरे पापा ने बारात का स्वागत-सत्कार नहीं किया। इस बात को लेकर बार-बार लोग मुझे सुना रहे थे। कुछ औरतें यह भी कह रही थीं कि शादी तो पूरी हुई ही नहीं, क्योंकि कन्यादान माता-पिता ने साथ नहीं किया। उन लोगों की बातें सुनकर किसी तरह मैं अपने आंसुओं को रोक रही थी। उनकी बातें मुझे बहुत दुःख दे रही थीं। मैं ये सोचकर सब सहन करती रही कि अब मेरा अनिरुद्ध मेरे पास है, वह सब ठीक कर देगा। सारा दिन बीत गया, पर मेरी सास और अनिरुद्ध का कहीं पता नहीं था। मैं बस इंतजार ही करती रही। अनिरुद्ध अब मेरा हाल चाल पूछने आएगा, मैं सोचती रही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रात हुई और मैं सज धज कर अपने सुहाग सेज पर बैठी अपने पति की प्रतीक्षा कर रही थी। अनिरुद्ध नहीं आया। मैंने फ़ोन करने की बहुत कोशिश की। अनिरुद्ध का फ़ोन बंद आ रहा था। मैंने अपनी छोटी ननद को बुलाया और अनिरुद्ध के बारे में पूछा, तो उसने कहा, "भाभी, आज आप और भैया नहीं मिल सकते। पूजा होगी, उसके बाद ही आप लोग मिल पाएँगे।" मैंने कहा, "बस एक बार उसे बुला दो। मैं उसे देख लूँ, फिर वह चला जाएगा।" 2 दिन और 2 रातें बीत चुकी थीं, लेकिन अनिरुद्ध मेरे पास मेरे कमरे में नहीं आया। अब मेरा बुरा हाल हो गया था। मुझसे कुछ खाया-पिया नहीं जा रहा था। बहुत से बुरे ख़्याल मन को व्यथित कर रहे थे। ऐसा लगता जैसे सबने जबरन मेरे अन्नी को रोक रखा था। नहीं तो वह मुझसे इतनी देर अलग नहीं रह सकता था। तीसरे दिन मेरे सब्र का बाँध टूट। उस रात में हमारी रिसेप्शन पार्टी होने वाली थी। घर में मेहमान इकट्ठा थे। मैं ड्राइंग रूम में पहुंची। अनिरुद्ध कुछ मेहमानों के साथ वहीं बैठा हुआ था। मैंने कहा, "अनिरुद्ध, प्लीज अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।" तो मेरे मामा ससुर ने कहा, "बेटा, आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, इतना सलीका तो आपके अंदर होना चाहिए कि जिस घर में आप अभी दुल्हन बन के आई हैं, वहां इस तरह से बाहर आकर अपने पति को आदेश देना नहीं चाहिए।" मैं स्पष्ट करने लगी कि मैं आदेश नहीं दे रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मेरे ससुर जी ने गुस्सा होते हुए कहा, "तुम्हारी गलती नहीं है बहू,
तुम्हें अपने घर से अच्छे संस्कार ही नहीं मिले, तो कैसे सीखोगे? अब मैं बुरी तरह से रोने लगी। अनिरुद्ध मेरा हाथ पकड़कर वहां से बाहर ले आया। मैंने कहा, अन्नी तुम प्लीज मेरे साथ क्यों नहीं हो इस समय? तुम जानते हो ना, मैं यह सब अकेले नहीं सह पाऊंगी। तुमने तो कहा था ना कि तुम सब ठीक कर दोगे। फिर ये सब क्यों हो रहा है? तुम मुझसे दूर क्यों हो? मुझे अनिरुद्ध बहुत परेशान लगा। उसने कहा, मिताली, तुम्हारे घर वालों ने हमारे रिश्तेदारों के सामने पापा मम्मी की बहुत बेइज्जती की। मैंने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने कहा, मैं माफी मांग लेती हूँ, तुम अपने पापा को समझाओ। उसने कहा, इतना आसान नहीं है। मैं अब अपने पापा को कुछ नहीं कहूंगा। मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे कारण उनको सबके सामने बेइज्जत होना पड़ा। मेरे पापा मेरे लिए भगवान की तरह हैं। उन्होंने मेरी खातिर अपनी ना जाने कितनी खुशियां कुर्बान की हैं, और आज मैं ही उनकी बेइज्जती का कारण बन गया। अब किसी को समझाना बहुत मुश्किल है। बात बहुत बिगड़ गई है। मेरी माँ ने 2 दिन से खाना नहीं खाया। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मेरी मम्मी पापा बहुत दुखी हैं। कहते हैं कि उन्होंने जिंदगी में बस इज्जत ही कमाई थी। बहू के घर वालों ने हमसे वह भी छीन लिया। मैंने कहा, मैं अपने पापा के व्यवहार से बहुत लज्जित हूँ। उनको कभी माफ नहीं करूंगी। अब यही मेरा घर है और यही मेरा परिवार है। मेरी कोई भी बात उसे तसल्ली नहीं दे पा रही थी। वह रोने लगा। मैं अवाक थी। मेरा अनिरुद्ध, जो मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर देने वाला था, जो मेरा सहारा था, वही आज मेरे सामने लाचार खड़ा था। तब तक मेरे ससुर जी ने आकर कहा, तुम अंदर जाओ, हम यहाँ कुछ जरूरी बातें कर रहे हैं। अनिरुद्ध जा चुका था। डर से मेरा दिल घबराने लगा। मुझे एहसास होने लगा कि जैसे मेरा प्यार मुझसे छीना जा रहा है। हमारे अपने, जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, आज उन्हें ही अपने अहंकार के लिए हमारी खुशियों की कोई परवाह नहीं थी। ऐसे मोड़ पर मैं अकेली खड़ी थी, जहां मेरा दर्द बांटने को ना तो कोई साथी था और ना कोई सहारा था। आगे क्या होगा इसका कोई अंदाजा भी नहीं था मुझे। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका। मैं जहां थी वहीं बैठकर रोने लगी। साथियों, मेरे जीवन में क्या अनिरुद्ध ने सब कुछ ठीक कर दिया, या अपनों के ही अहंकार में हमारे प्यार की बलि चढ़ा दी गई? यह जानने के लिए आप मेरा अगला वीडियो अवश्य देखिए। आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिए। ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।